Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Made Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर 2 को कंटिन्यू करते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके फाइनल एग्जाम में 6 मार्कर में पूछा जाता है। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि ये क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हो जाए, सारे स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएं जो एक साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करने में यूज की जाती हैं। तो स्टेप्स बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम साइकोलॉजी को साइंस क्यों कहते हैं। देखो, जब हम साइंस में इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, साइंस में स्टडी करते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि हमने क्या स्टडी किया है, बल्कि हम ये देखते हैं कि हमने कैसे इन्वेस्टिगेट किया है, कैसे हमने स्टडी कंप्लीट की है। साइंस में जैसे हम फैक्ट, फिनोमिना और रिसर्च की बात करते हैं, ऐसे ही हम साइकोलॉजी में भी फैक्ट, रिसर्च और फिनोमिना की बात करते हैं। जिस तरह से साइंस में हम किसी भी पर्टिकुलर इवेंट या फिनोमिना को स्टडी करने के लिए ऑब्जेक्टिविटी यूज करते हैं, सिस्टमैटिक मेथड यूज करते हैं, एक टेस्टेबल मैनर में हम मेथड्स को यूज करते हैं, इसी तरह से साइकोलॉजी में भी हम ऑब्जेक्टिव मेथड यूज करते हैं, सिस्टमैटिक स्टेप्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। कैसे लिखेंगे आप ऑब्जेक्टिविटी को? ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू द फैक्ट दैट इफ 2 or more person study independently a particular event or phenomena, both of them arrive at same conclusion। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी पर्टिकुलर इवेंट या फिनोमिना को 2 या 2 से ज्यादा लोग इंडिपेंडेंटली स्टडी करते हैं और वो सेम कंक्लूजन पर अराइव होते हैं, तो वो होती है ऑब्जेक्टिविटी। जैसे देखो, आप और आपका दोस्त दोनों टेबल की लेंथ को मेजर करते हैं, एक ही मेजरिंग डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, तो जो आपका कंक्लूजन होगा, जो लेंथ आप डराइव कर रहे हैं, वो सेम होगी। ये होती है ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी ये एक ऐसा मेथड होता है, इसमें चाहे कितने भी लोग स्टडी कंडक्ट कर लो, उनका जो आंसर होगा, उनका जो कंक्लूजन होगा, वो सेम होगा। तो साइंस में ऑब्जेक्टिविटी जैसे यूज की जाती है, वैसे ही साइकोलॉजी में भी ऑब्जेक्टिविटी यूज की जाती है किसी भी पर्टिकुलर इवेंट या फिनोमिना को स्टडी करने के लिए। समझ में आ गया आपको ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी ये 1 मार्कर में पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिविटी किसे कहते हैं। क्लियर? अब देखो, नेक्स्ट टर्म आती है सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मीन्स that method of enquiry follows certain specific steps। देखो, सिस्टमैटिक मैनर में क्या होता है कि जब कोई भी स्टडी कंडक्ट की जाती है, कोई भी टेस्ट एडमिनिस्टर किया जाता है, तो उसमें कुछ सर्टेन स्पेसिफिक स्टेप्स होती है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो एक रिसर्चर को फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ 5 स्टेप है जो रिसर्चर फॉलो करता है। पहली स्टेप है कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, दूसरी स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तीसरी है कलेक्शन ऑफ डाटा, चौथी है डाटा एनालिसिस और 5वीं है ड्राइंग कंक्लूजन। यानी जब कोई भी रिसर्चर रिसर्च कंडक्ट करता है तो उसे ये 5 स्टेप्स फॉलो करनी होती है। तो हम लेते हैं सबसे पहले कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है? रिसर्च बिगिंस विद डिसीजन रिगार्डिंग टॉपिक एंड देन ही नैरोज डाउन एंड डेवलप स्पेसिफिक क्वेश्चंस फॉर द स्टडी। देखो, कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो रिसर्चर होता है वो एक टॉपिक को फाइनलाइज करता है, सेलेक्ट करता है, जिस पर उसे टेस्ट एडमिनिस्टर करना है, यानी जिस पर उसे रिसर्च कंडक्ट करनी है, उस टॉपिक को सबसे पहले वो सेलेक्ट करता है। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद वो क्या करता है? नैरो डाउन फोकस एंड डेवलप स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर रिसर्च। जो टॉपिक उसने सेलेक्ट किया है, अब उस टॉपिक को वो नैरो डाउन करता है,
यानी उस टॉपिक में से वो एक पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट करता है और रिसर्च के क्वेश्चंस उस टॉपिक पर डेवलप करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जर्विंग स्टडी हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स एट होम। तो देखो जो ये टॉपिक है ऑब्जर्विंग स्टडी हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये एक वास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में से वो एक पार्ट सेलेक्ट करना है जिस पर उसे क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं और अपनी स्टडी को कंडक्ट करना है। तो यहाँ पर वो कौन सा टॉपिक डिसाइड करता है कि किस तरह से स्टूडेंट्स एट होम स्टडी करते हैं, यानी घर पर बैठकर वो कैसे स्टडी करते हैं। तो आपको समझ में आया कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम में क्या होता है कि सबसे पहले रिसर्चर एक टॉपिक फाइनलाइज करता है, टॉपिक सेलेक्ट करता है, बाद में उस टॉपिक को वो नैरो डाउन करता है, यानी अपने फोकस को वो सिर्फ वहीं रखता है जिस पर उसे क्वेश्चन फ्रेम करने हैं रिसर्च के लिए। अब देखो टॉपिक तो बहुत सारे हो सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं तो ह्यूमन के बिहेवियर और ह्यूमन के एक्सपीरियंस को स्टडी करते हैं। तो किस किस तरह के टॉपिक हो सकते हैं रिसर्च के लिए? देखो टॉपिक कैन बी रिलेटेड टू नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग आवर ओन बिहेवियर। देखो इसमें क्या होता है कि हमें अपने बिहेवियर के बारे में अंडरस्टैंड करना होता है, यानी हमें अपने बारे में जानकारी लेनी होती है। जैसे आप कहते हैं कि जब मैं खुश होता हूँ तो मैं कैसा फील करता हूँ, किस तरह के मेरे रिएक्शंस होते हैं। जब मैं दुखी होता हूँ तो कैसा फील करता हूँ, किस तरह के मेरे रिएक्शंस होते हैं। इसमें एक और चीज आ सकती है कि जैसे आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, आपकी भूलने की आदत है। सपोज आप स्टडी कर रहे हैं, आपको पेंसिल कलर की रिक्वायरमेंट है, आप अपने स्टडी रूम में जाते हैं वहां पेंसिल कलर लेने के लिए, लेकिन वहां पहुंचकर आप भूल जाते हैं कि मैं क्या लेने आया था। तो यहाँ पर इस तरह की स्टडी भी कंडक्ट की जा सकती है कि मैं क्यों भूल जाता हूँ। यहाँ पर पर्सन अपने सेल्फ के बारे में नॉलेज एक्वायर करता है, वो अपने बारे में जानना चाहता है कि उसका किस तरह का बिहेवियर होता है, किस तरह के उसके रिस्पॉन्सेज होते हैं, किस तरह का उसका रिएक्शन होता है डिफरेंट सिचुएशन पर। क्लियर? दूसरा टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग अदर इंडिविजुअल बिहेवियर। यहाँ पर हम दूसरे के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे लोग टाइम पर काम कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते, क्या अभिनव ज्यादा इंटेलिजेंट है अंकुर से, क्या हम स्मोकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज दूसरों से रिलेटेड है उन्हें आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दूसरे के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। जब आप दूसरे के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो उसके बिहेवियर से रिलेटेड सारे की पॉइंट्स, सारा डाटा, सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हैं और रिसर्च कंडक्ट करते हैं। इसी तरह से एक और टॉपिक हो सकता है ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। यहाँ पर आप ये स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से ग्रुप का इन्फ्लुएंस होता है इंडिविजुअल के बिहेवियर पर, कैसे ग्रुप इन्फ्लुएंस करता है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बिहेवियर को। जैसे देखो सपोज आप रिसर्च में पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं वो सब बाहर प्लेग्राउंड में चले जाते हैं, तो यहाँ पर आपका अकेले पढ़ने में मन नहीं लगता, आप भी पढ़ाई छोड़कर अपने ग्रुप में चले जाते हैं खेलने के लिए। तो यहाँ पर देखो किस तरह से ग्रुप ने आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया, आपके बिहेवियर को चेंज कर दिया। इसी तरह से जब आप ग्रुप में परफॉर्म करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू सोलो परफॉर्मेंस बेटर होता है। जैसे सपोज आपने साइकिलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा, आप बेस्ट कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा रहा है, उसे जज किया जा रहा है, उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगर आप अकेले साइकिलिंग कर रहे हैं तो वहां पर आप रेकलेसली साइकिलिंग करेंगे, आप लेजीनेस के साथ साइकिलिंग करेंगे, क्योंकि वहां पर कोई ऑब्जर्वर नहीं है। तो ग्रुप हमारे बिहेवियर को, हमारे परफॉर्मेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये भी आपकी स्टडी का एक टॉपिक हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुप बिहेवियर। देखो
जब आप कहीं भी जाते हैं और ग्रुप में जाते हैं तो वहां आपका बिहेवियर एडवेंचरस हो जाता है और रिस्क टेकिंग हो जाता है। जैसे सपोज आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप क्या डिसाइड करते हैं कि चलो आज तो हम हॉन्टेड हाउस चलते हैं। यानी जब आप ग्रुप में होते हैं तो आपके अंदर डेयरिंग आ जाती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज डेवलप हो जाती है, आप एडवेंचरस हो जाते हैं, आप भानगढ़ फोर्ट में जाने के लिए एग्री हो जाते हैं जो कि एक हॉन्टेड प्लेस है। जबकि जब आप अकेले होते हैं तो आपके अंदर एक फियर होता है, आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें कोई रिस्क हो, जिसमें कोई एडवेंचर हो। तो ये भी आपकी स्टडी का एक टॉपिक हो सकता है कि जब हम ग्रुप में होते हैं तो किस तरह से हमारा बिहेवियर एडवेंचरस हो जाता है और रिस्क टेकिंग हो जाता है। और लास्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे से ज्यादा सक्सेसफुल है, किस तरह से मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है, उनके मोराल को बूस्टअप करता है, किस तरह से उन्हें रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन के लिए मोटिवेट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को टाइमली अचीव किया जा सके। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है तो यहाँ पर जो भी सुपीरियर होते हैं, जो सबऑर्डिनेट होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उन सबके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह के ये पॉइंट हो सकते हैं। सबसे जो पहली स्टेप है कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम में, इनमें से कोई भी टॉपिक रिसर्चर चूज कर सकता है। उस टॉपिक को चूज करने के बाद वो नैरो डाउन करेगा और बाद में वो क्वेश्चंस फ्रेम करेगा जो रिसर्च के क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आती है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव एंड टेस्टेबल सॉल्यूशन to the problem. It is formed on the basis of previous knowledge or experience. देखो हाइपोथेसिस क्या होता है? ये एक टेंटेटिव आंसर होता है, यानी ये एक आइडिया होता है जो राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। जब हाइपोथेसिस फॉर्म किए जाते हैं तो ये हमेशा पास्ट एक्सपीरियंसेस और प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। जैसे देखो, मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सपोज हमने अपनी स्टडी कंडक्ट करने के लिए एक टॉपिक सेलेक्ट किया है कि जो टीनेजर्स होते हैं उनमें एग्रेशन क्यों डेवलप होता है, क्यों जो टीनेजर्स होते हैं वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। ये हमारे टेस्ट का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग एक हाइपोथेसिस डेवलप किया जाता है कि जो बच्चे अपना ज्यादा टाइम टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर पर एग्रेसिव चीजें देखने में लगाते हैं, एग्रेसिव मूवीज, एग्रेसिव सीरियल जिसमें ज्यादा मारपीट होती है, ज्यादा तोड़फोड़ होती है, उन बच्चों के बिहेवियर में ज्यादा एग्रेशन नजर आता है। ये हाइपोथेसिस हमने डेवलप किया है। अब देखो, ये हाइपोथेसिस प्रूव किया जाएगा, ये राइट भी कंसिडर किया जाता है और रॉन्ग भी। इसे प्रूव करने के लिए हाइपोथेसिस से रिलेटेड डाटा, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती है, बाद में उन्हें एनालाइज किया जाता है और अगर हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है यानी उसे हम वेरीफाई कर देते हैं तो उसे पब्लिश किया जाता है। क्लियर? तो देखो, यहाँ पर हाइपोथेसिस तक आपको समझ में आ गया कि जब आपने किसी भी प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर लिया, टॉपिक को सेलेक्ट कर लिया स्टडी कंडक्ट करने के लिए, तो सेकंड स्टेप में उससे रिलेटेड आप एक टेंटेटिव आंसर देते हैं, एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि आप डाटा कलेक्ट करते हैं। इट रिक्वायर्स ब्लूप्रिंट ऑफ एंटायर एक्सपेरिमेंट्स। देखो, जब आपने हाइपोथेसिस सेकंड स्टेप में डेवलप कर लिया तो थर्ड स्टेप में आप डाटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करते हैं। इसमें जो रिसर्चर होता है
उसे ब्लूप्रिंट लेना होता है पूरे एक्सपेरिमेंट का। ब्लूप्रिंट ऑफ एंटायर एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर रिसर्चर को 4 डिसीजन लेने होते हैं जो मेजर होते हैं। सबसे पहला डिसीजन क्या है, हु विल बी द पार्टिसिपेंट। देखो यहाँ पर रिसर्चर ये डिसाइड करता है कि रिसर्च कंडक्ट करने के लिए कौन रिस्पोंडेंट होगा, कौन पार्टिसिपेंट होगा। ये डिपेंड करता है कि जो आपका इन्वेस्टिगेशन है, जो आपकी रिसर्च है, वो किस फील्ड से रिलेटेड है, किस पर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट हो सकते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे चिल्ड्रन हो सकते हैं, एडोलसेंट हो सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। फिर अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो मैनेजर हो सकता है, एम्प्लॉइज हो सकते हैं। अगर आप किसी डिसऑर्डर से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं तो क्लिनिकल पेशेंट हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की रिसर्च आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, किस तरह का टेस्ट आप एडमिनिस्टर करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, व्हाट विल बी द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। अब देखो, जब आपने पार्टिसिपेंट डिसाइड कर लिया, पार्टिसिपेंट डिसाइड करने के बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप मेथड सेलेक्ट करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी है पार्टिसिपेंट से, वो मैं कौन से मेथड से कलेक्ट करूंगा। क्या मैं ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करूंगा, एक्सपेरिमेंट मेथड यूज करूंगा, कोरिलेशन मेथड यूज करूंगा, केस स्टडी यूज करूंगा, कौन सा मेथड यूज किया जाएगा जिससे पार्टिसिपेंट से अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एक्वायर की जा सके। क्लियर। थर्ड स्टेप में क्या होगा, विच टूल विल बी यूज्ड इन रिसर्च। यहाँ पर जो रिसर्चर होता है वो एक अप्रोप्रिएट टूल यूज करता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। टूल में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वो क्वेश्चनएयर के थ्रू पार्टिसिपेंट से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, या वो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बना सकता है, वो केस स्टडी कंडक्ट कर सकता है। तो इस तरह से जो भी टूल उसे अप्रोप्रिएट लगता है उस टूल को वो डिसाइड करता है ताकि वो प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सके। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, व्हाट प्रोसीजर वुड बी फॉलोड। यानी जब वो पार्टिसिपेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो किस तरह का प्रोसीजर, किस तरह की स्टेप्स वो फॉलो करेगा। क्या वो इंडिविजुअली उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा या फिर वो ग्रुप में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, ग्रुप में कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन गैदर करेगा उस टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए। तो क्लियर हुआ आपको कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में पूरा ब्लूप्रिंट लिया जाता है एक्सपेरिमेंट का। यहाँ पर रिसर्चर को 4 डिसीजन लेने होते हैं। पहले में वो पार्टिसिपेंट चूज करता है, सेकंड में वो मेथड चूज करता है, थर्ड में अप्रोप्रिएट टूल अप्लाई करता है, और फोर्थ स्टेप में वो एक प्रॉपर प्रोसीजर डिसाइड करता है जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन एक्वायर करेगा। क्लियर। तो यहाँ 3 स्टेप तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ फोर्थ स्टेप, दैट इज डाटा एनालिसिस। डाटा इज एनालाइज्ड बाय यूजिंग various statistical methods or graphical representation like pie chart, bar diagram और cumulative frequencies। अब देखो फोर्थ स्टेप में जब वो डाटा कलेक्ट कर लेता है, इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है, तो उस डाटा को एनालाइज करता है। एनालाइज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर रिसर्चर उस कलेक्टेड डाटा को समझने की कोशिश करता है कि क्या ये डाटा हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर पाएगा, क्या एक कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएगा। तो इस तरह से वो उसे टेस्ट करता है, उसे एनालाइज करता है एक वेरीफिएबल टेस्टेबल मैनर में। इसमें वो यूज करता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आते हैं पाई चार्ट, बार डायग्राम और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। जो भी ये स्टैटिस्टिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो यूज करता है, इसका मेन पर्पस यही है कि वो हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना चाहता है और एक कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता है। क्लियर। तो आपको डाटा एनालिसिस समझ में आ गया। और लास्ट स्टेप आती है ड्रॉइंग कंक्लूजन। कंक्लूजन में प्रूव और डिसप्रूव द
hypothesis. If it is disproved, one may revise the hypothesis again and conduct the experiment again. If it is proved, result is published to investigator and public. अब देखो जो फाइनल स्टेप है ड्राइंग कंक्लूजन, इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो डाटा को अच्छे से एनालाइज कर लेता है, टेस्ट कर लेता है और एक रिजल्ट निकाल करके हाइपोथेसिस से मैच करता है। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन वो निकालता है वो प्रूव भी कर सकता है और डिस्प्रूव भी कर सकता है हाइपोथेसिस को। यानी जो एक टेंटेटिव आंसर डेवलप किया गया था वो टेंटेटिव आंसर सही भी हो सकता है और गलत भी। अगर वो टेंटेटिव आंसर डिस्प्रूव किया गया यानी हाइपोथेसिस रिजल्ट से कंक्लूजन से मैच नहीं होता है तो पूरी स्टडी को रिवाइज किया जाता है। यहाँ पर दोबारा से हाइपोथेसिस डेवलप किया जाएगा, दोबारा से पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाएगा, यानी दूसरा हाइपोथेसिस डेवलप किया जाएगा और फिर दोबारा से पूरा एक्सपेरिमेंट रिवाइज किया जाएगा। और अगर हाइपोथेसिस प्रूव किया जाता है यानी वेरीफाई किया जाता है, जो रिजल्ट आता है, कंक्लूजन आता है वो हाइपोथेसिस को मैच कर रहा है, तो उसे पब्लिश कर दिया जाता है ताकि वो पब्लिक और इन्वेस्टिगेटर की एक्सेस में हो। फ्यूचर पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेटर उसे यूज कर सके और उसे मॉडिफाई कर सके। तो यहाँ पर रिसर्च कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? तो इस तरह से 5 स्टेप फॉलो की जाती है जब भी कोई रिसर्च कंडक्ट की जाती है, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें 5 स्टेप होती है। पहली क्या होती है? कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, दूसरी होती है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तीसरी होती है कलेक्शन ऑफ डाटा, चौथी होती है एनालिसिस ऑफ डाटा और पांचवी होती है ड्राइंग कंक्लूजन। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 6 मार्कर में पूछा जा सकता है। जितना मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है आप इतना ही लिख देना। मैं आपको 100% श्योरिटी से कहती हूँ आपको 6 आउट ऑफ 6 मिलेंगे। होपफुली ये सारी स्टेप्स अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। जो भी मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखा है ये सब आपको अवेलेबल हो जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच।